हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएस रिसर्च क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हम क्लास 10th के वास्तविक संख्या चैप्टर का 1.1 प्रश्नावली देखे थे। वहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे, जो कि एनसीईआरटी का बुक से हमने सॉल्यूशन किया था। एनसीईआरटी बुक का जो 1.1 चैप्टर है क्लास 10th का वास्तविक संख्या नंबर सिस्टम रियल नंबर, उस चैप्टर को हमने देखा था और उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को उसके कंसेप्ट के साथ बताएंगे। जहाँ भी जिसको डाउट होगा वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हम 1.2 वाले चैप्टर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का यहाँ पे हम लोग गुणनखंड निकाल देंगे। 140 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? ये कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। फिर इसको कितने से ले जा सकते हैं? 5 से ले जा सकते हैं, 5 से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये हो जाएगा 140 बराबर, यही ना होगा? 140 बराबर ये हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 हो गया, गुना 5 के पावर 1 और गुना 7 के पावर 1। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 140 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएगा, जो कि अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्वेश्चन में इसी का और भी क्वेश्चन है, आगे आगे देखते हैं। 156 है। 156 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 156 को ऐसे लिख देंगे, इसका खंड करेंगे। ये कितने से जाएगा? ये 13 से इसको ले जा सकते हैं। 13 एकम 13, 13 दूना 26। अब ये कितने से जा सकता है? ये 2 से जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 से जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 156 बराबर, इसलिए 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यही ना होगा? तो 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन था। ये 1 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन था। ये 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन था। ये 1 नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी क्या करना है? इसमें भी हम लोग को इसका गुणनखंड निकाल देना है, यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो ये है 38 25। 38 25 को कितने से ले जा सकते हैं? 38 25 को यहाँ पे 17 से ले जा सकते हैं। 17 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 5 से ले जाएंगे, 5 नवा 45। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे, 3 गुना 3 हो जाएगा। तो इसलिए 38 25 बराबर कितना हो जाएगा? 38 25 बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 38 25 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 5 के पावर 2 गुना 17। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर का तीसरा हो गया। तीसरे का सोल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं 1 नंबर का चौथे का सोल्यूशन क्या होगा। 5005 दिया है। 5005 को कैसे ले जा सकते हैं? 5005 को यहाँ पे 13 से हम लोग ले जा सकते हैं। 13 से ले जाएंगे तो 385 हो जाएगा, इतने बार में कट जाएगा ये। फिर इसको हम लोग 11 से ले जा सकते हैं। 11 से ले जाएंगे तो 35 बार में कट जाएगा। फिर इसको हम लोग कितने से ले जाएंगे? इसको 7 से ले जाएंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 5005 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये हम लोग का गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 29। 74 29 का कैसे गुणनखंड करेंगे ये देख लेते हैं हम लोग कि 74 29 को कैसे काट सकते हैं। 74 29 ये 23 से कटेगा, 23 से कटेगा तो ये 323 बार में कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे इसको कितने से काट सकते हैं? 19 से काट सकते हैं। 19 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 19 से काटेंगे तो ये 17 बार में चला जाएगा। इसलिए 74 29 बराबर कितना हो जाएगा? 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23 हो जाएगा। हम लोगों का गुणनखंड इसका हो गया। तो 1 नंबर में 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन को देख लिए।
ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब आगे 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही ना कहा जा रहा है। तो यही कहा जा रहा है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में है 26 और 91 है। 26 और 91 दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में 26 और 91 दिया है। तो 26 और 91 का खंड क्या क्या हो सकता है? यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ 26 को हम लोग 2 गुना 13 लिख सकते हैं और 91 को 7 गुना 13 लिख सकते हैं। 13 7 91, 7 गुना 13 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 7 गुना इसको 13 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हम लोग का 13 हो जाएगा। इसका एचसीएफ बराबर 13 हो गया। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम बराबर 2 गुना 7 गुना 13 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। तो ये हम लोग का एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया और ये एचसीएफ आ गया। ठीक है। एचसीएफ 13 आ गया, एलसीएम 182 आ गया। अब हम लोग को दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है और दोनों को बराबर कर देना है। तो ये फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही जांच कर देना है हम लोग को। तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या कितनी है? 26 गुना 91 बराबर एलसीएम 182 आया है और एचसीएफ 13 आया है। दोनों यदि इक्वल आ जाता है तो हम लोग का ये क्या है? सही है, सत्य है। तो दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2366 आ जाएगा। 26 में 91 से गुणा करेंगे तो 2366 और 182 में 13 से गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा। तो इसलिए क्या है हम लोग का? ये सिद्ध हो गया, सिद्ध या साबित लिख सकते हैं लास्ट में। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करेंगे कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी वही कहा जा रहा है कि 510 और 92 का सेम टू सेम 2 नंबर जैसा ही बनाना है। 2 का 1 जैसे बनाइए ऐसे ही बनाना है। इसका क्या निकालना है? पूर्णांकों का निम्नलिखित एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है और जांच भी करना है। तो सेम चीज इसमें भी निकालना है। सेम चीज निकालना है। 510 और कितना है? 510 और 92 है। तो यहाँ लिख देंगे 510 बराबर और 92 बराबर। तो ये 510 और 92 का खंड कितना हो जाएगा? ये देख लेते हैं कि 510 और 92 का दोनों का अलग अलग खंड कितना हो सकता है। तो 510 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं। 92 के लिए 2 गुना 23 लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसलिए एचसीएफ बराबर दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 2 है। तो ये हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम लिख लेते हैं कि एलसीएम क्या हो जाएगा। इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23 बराबर कितना आ गया हम लोग का एलसीएम? 23460। ये हम लोग का एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया 2। ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। तो अतः हम लोग को जांच देना है संख्या को। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों संख्याएं बराबर आ जाती है तो सिद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? साबित नहीं होगा। तो हम लोग 510 पहली संख्या और दूसरी संख्या 92 है बराबर एलसीएम कितना है? एलसीएम है 23460 और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 2 आया है। अब दोनों का खंड देख लेते हैं। दोनों का खंड कितना हो जाएगा? दोनों का खंड हो जाएगा 46920। 46920 इस दोनों को गुणा करेंगे तो 46920 हो जाएगा। इस दोनों को गुणा करेंगे 23460 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46920 हो जाएगा। तो ये साबित हो गया। ध्यान से देख लीजिए। पहले संख्या को लिख देना है, उसका खंड कर देना है, फिर उसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। अतः करके क्या करना है? सूत्र होता है एक ठो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये सूत्र आप लोग को याद करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये चीज आपको याद होना चाहिए सही से। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 54, यानी दूसरा का 3 नंबर क्वेश्चन है कि 336 और 54 है। तब यहाँ पे पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 336 है बराबर दूसरी संख्या क्या है? 54 है। अब इस दोनों का खंड देख लेते हैं कि दोनों का खंड क्या हो जाएगा। तो पहले वाले का खंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। ये हम लोग का खंड हो गया। ठीक है, ये खंड हो गया। तो इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा? अब HCF बराबर देख लेते क्या क्या कमन है। 2 कमन है और 3 कमन है, तो यानी 6 हो जाएगा। 2 गुना 3 यानी 6 हम लोग का HCF हो जाएगा। इसलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा? LCM बराबर सबको लिख देते हैं। ये आप लोग LCM HCF का रूल पढ़े होंगे गुणनखंड विधि से, जो LCM HCF निकालते हैं। तो LCM बराबर कितना आ गया? LCM बराबर हम लोग का 3024 आ गया। अतः अब जांच देना है। जांच देना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये सूत्र हम लोग को पता है, और LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी 336 गुना 54 बराबर LCM का मान कितना आया है? LCM का मान 3024 आया है और HCF का मान 6 आया है। अब इस दोनों को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उस दोनों को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तब मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जा रहा है? 18144 आ रहा है। 336 में 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144, और इधर भी 18144 आ जा रहा है, यानी सिद्ध हो गया है। सिद्ध या साबित लिख सकते हैं। तो ये 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 12 दिया है और फिर 15 दिया है और फिर 21 दिया है। तो इन सब का गुणनखंड लिख लेते हैं। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकाल देना है हम लोग को? LCM और HCF निकाल देना है। LCM और HCF इसका निकाल देना है। तो 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 हो जाएगा। और 15 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 3 गुना 5 हो जाएगा। और फिर 21 का गुणनखंड 3 गुना 7 हो जाएगा। ये गुणनखंड हो गया। तो इसमें हम लोग को कॉमन देख लेना क्या है। जो कॉमन रहता है वही HCF होता है। तो इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर 3 कॉमन है, 3 सब में है। 3 12 वाले खंड में भी है, 15 वाले खंड में भी है, 21 वाले खंड में भी है। तो HCF हम लोग का 3 हो गया। LCM निकालना है, इसलिए LCM बराबर कितना हो जाएगा? सबको गुणा कर देंगे। 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो खंड कर गुणा करने पर कितना आ जा रहा है? 420 आ जा रहा है। तो ये हम लोग का LCM हो गया और ये HCF हो गया। ठीक है, खंड कर देंगे। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, सभी का खंड कर देना है। जो कॉमन होता है वो HCF होता है, अब बाकी सब का गुणा कर देंगे वो LCM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है। LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। LCM और HCF ज्ञात करना है इन दोनों का। तो यहाँ लिख देंगे 17 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 17 का गुणनखंड कितना होगा? 1 गुना 17 हो जाएगा। 17 का गुणनखंड 1 गुना 17 हो जाएगा। उसी तरह से 23 का गुणनखंड भी कितना हो जाएगा? 1 गुना 23 हो जाएगा। 23 का गुणनखंड 1 गुना 23 हो गया। और 29 का गुणनखंड 1 गुना 29 हो गया। ये चीजें तीनों हो गया। आगे हम लोग को HCF निकालना है, इसलिए HCF बराबर 1 और LCM निकालना है। तो LCM में सब का गुणा कर देंगे। 17 गुना 23 गुना 29
सबका गुणा करने पे कितना आ जा रहा है, 11,339 आ जा रहा है, 11,339। तो ये हम लोग का एलसीएम निकल गया, ये एचसीएफ निकल गया। तीसरा का ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल देना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं कि तीसरे नंबर का तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर का तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 बराबर तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 9 का हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 25 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे सब में 1 है, सब में कितना है, 1 है, सब में 1 है, तो इसलिए हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हम लोग का 1 हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर 1 हो गया। इसलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो सबको जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8, 9 और 25। 8, 9, 25 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो ये हम लोग का कितना हो गया, ये हम लोग का एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। 1800 हम लोग का एलसीएम हो गया और एचसीएफ 1 हो गया। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है और क्या पूछा जा रहा है आगे क्वेश्चन में। चार नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एचसीएफ इतना 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का क्या दिया है, एचसीएफ दे दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करके बता देना है। यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई है। कौन सी संख्या दी हुई है, पहली संख्या दी है, पहली संख्या कितनी दी है, 306 दिया है। दूसरी संख्या कितना दिया है, दूसरी संख्या 657 दिया है। और इसका एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ बराबर 9 दिया है। और एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम हम लोग को ज्ञात कर देना था। हम जानते हैं अब सूत्र से एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम नहीं ज्ञात है तो एलसीएम ऐसे ही लिख देंगे। एचसीएफ का मान 9 दे दिया है, पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। तो एलसीएम ज्ञात करना है हम लोग को। एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बटा 9। तो इसको 9 से काटेंगे, 9 सते 63 और 9 तिरी 27, 9 सते 63 और 9 तिरी 27। तो ये हो जाएगा 306 गुना 73। इसलिए एलसीएम बराबर मल्टीप्लाई करने पे कितना जा रहा है, 22,338 आ रहा है, 22,338 आ जा रहा है। इसको गुणा करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 306 और 657 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 22,338 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। इसमें कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए, प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होती है। संख्या 6 के पावर n किस पे समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। तो ये चीज इसमें ज्ञात करना है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 के पावर n लिख सकते हैं। 6 के पावर n के, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 3 होल के पावर n लिख सकते हैं। अब यहां लिखेंगे कि हम जानते हैं
कि कोई प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है, हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के पावर n के रूप का होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं कि 6 के पावर n का भाज्य गुणनखंड इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के पावर होल n के रूप का होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग जानते हैं। अतः यहाँ पे 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हो रहा है, तो ये क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने साबित कर दिया। 5 नंबर क्वेश्चन में ये नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि जांच करके ये दिखाना था कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पे 6 के पावर n का भाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होगी या शून्य पर समाप्त होगी उसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप का होगा, 2 गुना 5 के पावर n होगा, यानी 2 के पावर n गुना 5 के पावर n। इस रूप का जब भी कोई संख्या होगा खंड करने पे तभी वो शून्य पर समाप्त होगा। तो इस रूप का तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए क्या होगा, 6 के पावर n हम लोग को शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हम लोग सही से समझ गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में कहा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यह चीज इसमें बता देना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। इस चीज को बताना है यहाँ पे कि ये भाज्य संख्या आखिर है तो क्यों है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे, यहाँ इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। यहाँ a बराबर या एक्स वाई भी मान सकते हैं। तो a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 13 कॉमन है, यहाँ पे 13 कॉमन कर लेंगे तो 7 गुना 11 प्लस 1 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो 13 गुना 77 प्लस 1, 11 7 77, तो 13 गुना 78 हो जाएगा। तो 13 में 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, या ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं या ऐसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख ही देंगे तो सही रहेगा। a बराबर इतना हो गया, इतना खंड हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, अन्य 2 गुणनखंड है। यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर इतना कर दिए, कॉमन कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए और छोड़ दिए इतना पर। लिख सकते हैं कि इसलिए यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार b का भी निकाल लेंगे। b बराबर कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यही ना है b बराबर। तो b बराबर भी निकाल लेंगे तथा b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना
3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो इसमें 5 कॉमन हो जा रहा है, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, यही ना हो जाएगा। तो 5। अभी सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। 1008 प्लस 1, तब 5 गुना 1009 हो जाएगा। 5 गुना 1009 हो जाएगा। अतः यह भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर, अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है, अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए क्या कहा जा रहा है इसमें। यहाँ पे ए का मान निकालिए और ये चीजें लिख देंगे, फिर बी का मान करके ऐसे लिख देंगे इस चीज को भी। तो ये हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं, अब अंतिम क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िए एक बार। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पे पुनः वे कितने समय बाद मिलेंगे, ये चीज हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो दिया है पहले लिख देंगे, यहाँ एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लगती है। यहाँ सोनिया का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, यही ना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तथा रवि का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, जबकि सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं। यहाँ सोनिया का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट तथा रवि का एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ठीक है, ये चीज लिख देंगे। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान से चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसलिए इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अठारह और 12 का एलसीएम निकालना है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए 18 बराबर और 12 बराबर, यानी 18 का खंड कर देंगे और 12 का खंड कर देंगे। तो 18 का खंड करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा। 12 का खंड करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, ये पहले एचसीएफ ही निकाल लेते हैं। ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या हो गया, फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकाल देना है। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, कौन सा कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। तो 2 और 3 कॉमन है तो हम लोग का 6 हो जाएगा एचसीएफ। इसी के आधार पर अब हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। अतः एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी 18 गुना 12 बटा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना है, 6 है, तो 6 दूना 12, यानी 18 दूना 36 हो जाएगा। तो हम लोग का एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है इसमें, ये चीज लास्ट में लिख देंगे। अतः वे दोनों
अतः वे दोनों मतलब रवि और सोनिया, वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझ में आया? क्या करना था हम लोग को? पहले इस क्वेश्चन के लिए पहले इन दोनों का जो दिया है वो लिख देंगे, फिर इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, इन दोनों को संख्या मान लेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का हम लोग खंड कर दिए, जो मिनट है इन दोनों का संख्या मान लिए, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दिए खंड करके जब एचसीएफ निकल गया और ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, और ये सीएफ है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो इससे हम लोग का एलसीएम निकल गया, जो एलसीएम निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। अतः ये दोनों 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि वे कितने मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ये हम लोग का आंसर हो गया। शुरू से एक बार देख लेते हैं सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन कैसे हुआ है, समझ लेते हैं एक बार। ये एक्सरसाइज 1.2 है, वास्तविक संख्या का रियल नंबर का 1.2 चैप्टर है। एक्सरसाइज 1.2 है, रियल नंबर का क्लास 10th का है। पहला क्वेश्चन को ऐसे सॉल्यूशन कर देंगे, केवल खंड निकालना था, इसका भाज्य गुणनखंड निकालना था। सेम टू सेम आगे भी निकालते चलना है। इसी का 3 नंबर, इसी का 4 नंबर। इसमें 5 क्वेश्चन दिया था। इसमें कितने क्वेश्चन दिया था? इसमें 5 क्वेश्चन दिया था, तब पांचों का सॉल्यूशन ऐसे ही कर लेना था। ये 5वां हो गया। ये 2 नंबर हो गया। 2 नंबर में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके उनको जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो ये हम लोगों ने जांच करके बता दिया है। पहले क्वेश्चन 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। ये 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन हो गया। ध्यान से आप लोगों को देखते चलना है। ये 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन हो गया। यह 3 नंबर हो गया। 3 नंबर में क्या कह रहा था कि एलसीएम दिया था, इनका एचसीएफ दे दिया था और इसका एलसीएम निकालना था इन दोनों संख्याओं का। तो पहले हम लोग क्या कर दिए, इन दोनों संख्याओं को लिख दिए और एचसीएफ भी लिख दिया और एलसीएम बराबर वाट और सूत्र लगा दिए कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और ये हम लोग सूत्र लगा के इसका मान निकाल दिए। इसमें केवल कैलकुलेट कर देना है, सूत्र मालूम होना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन में जांचने के लिए कहा जा रहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जांच करके बताना था कि 6 के पावर n क्या है, शून्य पर समाप्त होती है। तो शून्य पर समाप्त होने के लिए हम लोग को रूल क्या चाहिए? शून्य पर समाप्त होने के लिए रूल यही चाहिए कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का इसका भाज्य गुणनखंड हो। तो इसके रूप का तो था नहीं, ये किसके रूप का था? 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 के पावर n और 3 के पावर n के रूप का है। तो ये तो कभी हो नहीं सकता है 0 पर समाप्त, इसलिए क्या है? अतः यह 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इस चीज को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में व्याख्या करके बताना था इन संख्याएं भाज्य क्यों है। व्याख्या करके बता देना था कि ये संख्या आखिर भाज्य क्यों है। तो क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसका खंड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि एक अतः एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड, ये चीज लिख देंगे। फिर b वाले पोर्शन को देख लेते हैं। b वाले पोर्शन में भी वैसे ही लिख देना है। बी वाले भी पोर्शन में वैसे ही लिख के बता देना था। यहाँ पे बी वाले पोर्शन में वैसे ही लिख के बता देना है कि अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। ये चीज हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ लंबा क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ के समझ लेना है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही छोटा है। क्या कर देंगे, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगा रही, ये हो गया, और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, खेल के मैदान है जो वृत्ताकार पथ पे है, तो एक चक्कर लगाने में क्या लग रहा है? सोनिया को 18 मिनट लग रहा है जबकि रवि को 12 मिनट लग रहा है, और एक ही स्थान और एक ही समय में और एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही स्थान पे पुनः कब मिलेंगे ये चीज बताना था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं।
तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकाल लिए हैं, खंड कर लिए, खंड भी गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम निकाल दिए यहाँ पे तो 36 मिनट आ जा रहा है। इन दोनों को खंड कर दिए तो एचसीएफ पता हो गया, ये पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम बराबर सूत्र लगा दिए तो 36 मिनट आ गया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगी। 36 मिनट बाद वह पुनः एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 1.2 देखा, जो कि वास्तविक संख्या नाम है इस चैप्टर का, वास्तविक संख्या नाम है इस चैप्टर का, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 देखा। इसमें 1.1, 1.2 और 1.3 और 1.4 है, 4 चैप्टर है इसमें। ठीक है, 4 चैप्टर में से हम लोगों ने 2 चैप्टरों को देख लिया। अगली वीडियो में हम लोग तीसरे चैप्टर को देखेंगे, उसके अगली वीडियो में चौथे चैप्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 वाले चैप्टर को देखे हैं। जितने भी इसमें 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे तरीके से हमने बताया है। जिसको भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे नंबर पे भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके व्हाट्सएप पे 8294769396, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप जो भी क्वेश्चन पे डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एपीएस रिसर्च क्लासेस। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ गए आप लोग सही तरीके से। जहाँ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। ये एनसीईआरटी में 7 क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.3 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, जय।